Over to you, sir. So very good afternoon to everyone. I am very glad आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ सबने ज्वाइन किया. Thank you सीमा मिश्रा. I'm not able to hear. No Sir, sound. Sir, for all of us, we are hearing Abhishek sir. I think I'm not able to hear. So आपको एक बार दोबारा रीजॉइन कर सकता है सर संतोष सर. I think rest we are hearing Abhishek sir का voice. Sir, I request Santosh sir to leave the link and again rejoin करेंगे. I think audio आ सकता है. मैं एक बार कॉल करता हूँ. I think संतोष सर अभी आप अनम्यूट कर सकता है. Dr. Abhishek, you are muted. सॉरी. थैंक यू फॉर द पेशेंस में बस एक सेकंड संतोष सर के लिए वेट करते हैं, देन हम शुरू करते हैं. एक बार जीरो जैसे कंफर्म बताऊंगा. मिस्टर अभिषेक प्लीज कंफर्म अगर संतोष सर की ज्वाइनिंग दिखा रहा है तो. प्लीज एवरीवन म्यूट करके रखेंगे अपना पूरा, और बात करने के लिए ही अनम्यूट करना है. ओके तो मैं अब सेशन शुरू करता हूं. मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, सबको नमस्कार मेरा. और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा इको टीम को, डॉक्टर बाबू को, डॉक्टर भल्ला साहब को, डॉक्टर सीमा मिश्रा मैम को, डॉक्टर चतुर्वेदी सर को, कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और ये मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आशीर्वचन के रूप में आप सब लोग साथ में हैं मेरे. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने ये अरुणाश्रय हेल्थ केयर फाउंडेशन के बारे में. और अरुणाश्रय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, ये बेसिकली एक एनजीओ है. स्लाइड चेंज करेंगे प्लीज. इसमें डॉक्टर ये इंजीनियर अरुणा श्रीवास्तव, वैसे मेरी मम्मी हैं, ये चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए. इन्होंने इसके बाद इस एनजीओ की स्थापना करवाई. हमारा एम ये था कि इसमें हमारे पास जितने भी 8 लोग हमने इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को बहुत ही क्लोजली देखा है. इसमें से कुछ कैंसर सर्वाइवर्स भी हैं. तो हमने इन सारे लोगों को इंक्लूड करके ये फाउंडेशन बनाया था. और एम हमारा ये था क्योंकि हम कैंसर और कैंसर के साथ में जो परिवार पे वो समय बीतता है वो हमने झेला है. हम पर्सनली उस चीज को समझते हैं. तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाएं, अवेयरनेस पहुंचा पाएं कैंसर के बारे में भी, और जो बाकी
दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं साइकोलॉजिकली, सोशली, उनके बारे में भी। इसके लिए हमने सर ये अरुणाचल हेल्थ केयर फाउंडेशन बनाया था, और इसी के चलते हमने सर एक इंस्टीट्यूट उसी के साथ में रजिस्टर कराया, अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस। स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। तो सर मिशन हमारा ये था कि हम एक हेल्थ केयर नेटवर्क बनाएं, पर्टिकुलरली इस एरिया में जहां पे हम इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं। एमपी के साथ साथ दिक्कत ये फंसती है कि ज्यादातर जब भी कैंसर की डायग्नोसिस बनती है, पेशेंट जो हैं वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। ज्यादातर अगर होता है तो दिल्ली या बॉम्बे, टाटा के लिए जाना पड़ता पसंद करते हैं, या फिर नागपुर, लखनऊ यहाँ जाना पसंद करते हैं। पर जब फाइनेंशियली ड्रेन ऑफ हो जाते हैं, पैसे खत्म होते हैं या रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं, मैनेज नहीं हो पाता है, तब सारे लोगों को होम टाउन पे ही केयर की जरूरत पड़ती है। यही देखते हुए मैंने इस पे काम करने की कोशिश करी, और हमारा विजन ये था कि हम मैक्सिमम लोगों को होम, अपने एरिया में ही, होम बेस्ड या अपने पर्टिकुलर एरिया में ही कैंसर और पेलिएटिव की सुविधा प्रोवाइड करा सके। स्लाइड चेंज करेंगे प्लीज। इसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर अरुणा श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जतिन अग्रवाल, ट्रेजरर डॉक्टर वर्षा श्रीवास्तव, जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा। ये हमारे साथ में वृद्धाश्रम चलाते हैं, इनके 2-3 नशा मुक्ति केंद्र और वृद्धाश्रम चलते हैं भोपाल और विदिशा के आसपास के एरिया में। अंकित जैन हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ में ही हैं अभी। सारिका बंसल मैम ये हमारे साथ फोर्टिस में हैं, ये भी कैंसर का रेडियोथेरेपी का, कैंसर का ट्रीटमेंट लोगों का देखते हैं। और मिस्टर अजय प्रताप सिंह ये हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर हैं, इनका भी सर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैंसर पीड़ितों के लिए दवाइयां वितरण का काम कराते हैं। और वॉलंटियर्स में मैं हूं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। डॉक्टर शशांक बंसल मेरे जूनियर हैं, वो भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कनकन ज्योति देका ये आसाम फाउंडेशन के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कीर्तिका श्रीवास्तव ये एक पेलेटिव केयर फिजिशियन है गांधी मेडिकल कॉलेज के। मिस्टर सुनील शर्मा एक लोकल वॉलंटियर हैं। मिस्टर रितिका, डॉक्टर वंशिका, इनने एक परिचर्या करके इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, ये भी हमारे साथ काम करते हैं नर्सिंग ट्रेनिंग का। और डॉक्टर पूजा दिनेश वंगाड़े ये आयुष हैं, ये हमारे साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन का काम करते हैं। मैम हमारे यहाँ इशू ये है कि जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो वर्कफोर्स है, ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, दे आर आयुष। तो हम आयुष लोगों को साथ में अपने ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम एक पेलेटिव केयर में बेटर आउटपुट दे पाए। हमारी कोर वैल्यूज यही है, टू कंपैशन एंड होलिस्टिक केयरिंग विद एक्सेलेंस इन द लर्निंग पार्ट, and always to be honest with the patients, maintaining the transparency and the ethics। सर चेंज करेंगे प्लीज। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सीमा मिश्रा मैम। ये मेरी गुरु हैं, इन्होंने पेलेटिव की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एम्स दिल्ली में मैंने इन्हीं के अंडर में ली थी। मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि मैम हमें आशीर्वचन के साथ ये सेशन शुरू करवाएं। थैंक यू मैम। अभिषेक प्लीज चेंज टू मिश्रा मैम। Thank you, Dr. Abhishek. I think this is a very important concept. You have trying to do it, and this palliative care. I'm so happy that you are taking the flag of the palliative care in your area, and maybe then future you're going to spread this to whole of that nearby area where you're working it. And thanks for the inviting us, especially the Arunachal, which is that your mission and that part of your whole team. I won't be able to tell each and every one name, but I know your face value, and there are a lot of people behind you which they have really taken care of all this. Can I share the slides? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. ये स्लाइड शेयर हुई है क्या? अभी एक बार बताओगे डॉक्टर अभिषेक? Yes, मैम ma'am. साइड तो शेयर आ गई हैं, आपका पहला पेज आ रहा है मैम। आ रहा है? एक जी मैम। सेकेंड। हाँ।
It's in coming in full screen? No, ma'am. Yeah, ma'am. full Yes, ma'am. Yes. तो पहले तो सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये लोग ने इन्होंने ये नीट अरेंज किया, डॉक्टर अभिषेक ने इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया। तो मैं थोड़ी देर में ही आपको, वैसे तो बहुत डिटेल में डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी आपको बताने वाले हैं कि पैलिएटिव केयर क्या है, उनका इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारा पैलिएटिव केयर की बहुत जरूरत है इस पूरे मुहिम में। तो पैलिएटिव केयर का एक वर्ड है जिसे हम पैलेट कहते हैं, और उसका काम यही है कि सफरिंग जो है हमसे कम होनी चाहिए। और इस सफरिंग करने के लिए, कम करने के लिए, ये वर्ड हमारा हिंदी का तो नहीं है, ग्रीक वर्ड है जिसे पैलेट पैलेट बोलते हैं, और जिसका काम है सफरिंग हमें कम करनी है। लेकिन हमेशा जब भी कोई इस कंसेप्ट होता है उसके लिए कुछ डेफिनेशन होती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी कि पैलिएटिव केयर के लिए। तो उसे बताया कि पैलिएटिव केयर अप्रोच है जिसमें हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे होते हैं, और कोई भी हो सकता हो या किसी तरह का क्रॉनिक इलनेस हो, जैसे कहते हैं किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है पेशेंट है, सांस की कोई फेलियर पेशेंट्स होते हैं, और बूढ़े पेशेंट, जवान पेशेंट जो टाइम तक सफर करते हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की फोकस करते हैं, और जो भी उनका सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम प्रिवेंशन करने के लिए और कैटेगरी में आते हैं। और जब एज की बात करते हैं तो जो 70 साल से ऊपर और के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जरूरत है 50 से 69 ईयर्स ओल्ड की, 27.3। और उसके बाद जब हम कहेंगे कि डिसीज कौन कौन सी हैं, अगर डिटेल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो तो ऑलमोस्ट 30% कैंसर के पेशेंट्स की, और जब उसके बाद का देखेंगे तो हमें HIV पेशेंट्स की, और डिमेंशिया मतलब दिमाग की बीमारी की समस्याओं को लेकर है। अब बच्चों के बारे में देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है, 30% जो बच्चे होते हैं वो HIV डिसीज वाले होते हैं। बाकी डिफरेंट ग्रुप के आपको इसमें दिखाई देगा कैसे है करने के लिए, जैसे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गई, या बच्चे जो है समय से पहले पैदा हो गए, उन बच्चों के लिए है। और इसमें हमारे इंडिया में क्या है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम होता है। 2020 में उन्होंने एस्टिमेट किया कि 13.9 लाख पेशेंट्स होंगे जिनको जरूरत है पैलिएटिव केयर की, और 2025 जो अभी चल रहा है उसमें 15.7 लाख पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ेगी। और अगले एक दो स्लाइड्स में कि हमारा ये पैलिएटिव केयर डेवलप कैसे हुआ, तो ऐसा हमें सोचना कि हम बहुत कम समय में हमने जो है डेवलप हुआ है, लेकिन ओवरऑल ही हिस्ट्री जो है बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। देख सकते हैं 67 में यूके में ही जो है ये डेवलप स्टार्ट हुआ है पैलिएटिव केयर, और धीरे धीरे जो है हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था इसका। उसके बाद जो है पैलिएटिव केयर की बात जब आती है तो हमें एक इंसान जिसका नाम बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, वो है डेम सिस्ली मैरी सॉन्डर, जो एक नर्स भी थी, सोशल वर्कर भी थी, फिजिशियन भी थी। इन्होंने बहुत काम किया पैलिएटिव केयर को डेवलप करने के लिए। और हमारा पैलिएटिव केयर का कंसेप्ट सोचेंगे कि बहुत नया है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए वर्ड पैलिएटिव केयर नया है, लेकिन जो है जो कंसेप्ट है हमारा बहुत सालों से ही चला आ रहा है। जबकि किंग अशोका थे तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाए जहाँ पे पेशेंट आखिरी समय में जाके अपने एंड ऑफ लाइफ केयर की बात कर सकते हैं, वहां रहते थे। अगले एक दो स्लाइड्स में कि हमारा गवर्नमेंट इतनी ज्यादा जरूरत है तो क्या कर रही है इस पैलिएटिव केयर के लिए। तो जब हम ये देखते हैं बाहर के लोगों ने किया कि बहुत सारा एक पैलिएटिव केयर का मैनुअल बनाया कि उसकी कैसे कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए पैलिएटिव केयर के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट्स ने कुछ गाइडलाइंस बनाई, देखते जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तरह तरह के डॉक्टरों के लिए। और जो है इसमें जो बहुत सारे उन्होंने वर्कशॉप किए, जहाँ जहाँ उन्होंने ये लगा कि इसी एक जगह पे नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पॉसिबल था उन्होंने ये बहुत सारे के वर्कशॉप किए, जहाँ बताया है कि पैलिएटिव केयर कैसे करना चाहिए,
और नार्कोटिक स्पेशली ओपियाइड्स या मॉर्फिन के बारे में कैसे यूज होना चाहिए, सबकी बहुत सारी ट्रेनिंग दी। और कम्युनिकेशन स्किल जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पैलिएटिव केयर का, कि हम कैसे कम्युनिकेट करें मरीजों के साथ ताकि उनका दिल भी ना दुखे, लेकिन उन्हें ये कड़वी सच्चाई कि उनके साथ ये गंभीर समस्या है, उसको कैसे लड़ा जा सकता है इसके बारे में बताने के लिए। और कुछ कुछ हमारे एक्ट्स होते हैं जैसे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का को और कुछ कोर्सेज चाहिए कि यानी क्या कोर्सेज किए। तो हम जब कुछ जो है कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डे कोर्सेज कहते हैं, एमडी और डीएनबी पैलेटिव मेडिसिन। और ये लिस्ट है कि कहाँ का ऑल ओवर इंडिया में एमडी और डीएनबी चल रहे हैं। कुछ सारे लोग तो उस एमडी और डीएनबी कोर्सेज नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए क्या कोर्सेज है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलेटिव केयर में जैसे फाउंडेशन कोर्स किया, और सब तरह के, इसीलिए डॉक्टर के लिए, नर्सेज के लिए, वॉलंटियर के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, सब तरह के कोर्सेज की ऑफर कर रहे हैं। एक और है एकेडमी ऑफ पैलेटिव मेडिसिन, जिसकी जो पार्ट है आईपीसी का, उसमें सर्टिफिकेट के कोर्सेज ऑफर करते हैं। और जो है कोर्स जो एक पहले भी इंडिया है, वो भी बहुत तरह के कोर्सेज जो है ऑफर करती है पैलेटिव केयर के लिए। ये लिस्ट है, किसी को भी जानना है तो इस बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव मेडिसिन है, ये भी बहुत तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। ये लिस्ट है इनकी, जिसमें सबसे फेमस जो है नेशनल फेलोशिप इन पैलेटिव मेडिसिन है, जिसे NIPM कहते हैं। और जब मैं थोड़ा बहुत अपने एम्स के बारे में बताऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारी एकेडमी कोर्स है, स्पेशली एमडी पैलेटिव मेडिसिन करते हैं। और हमारा ये नोडल सेंटर है, जैसे आईपीसी के थ्रू पैलेटिव फाउंडेशन कोर्स कराने के लिए बहुत सारे हम CMEs वर्कशॉप डॉक्टर्स के लिए करते हैं, ताकि उन्हें अवेयरनेस भी हो पाए और हम ये पैलेटिव केयर के कंसेप्ट जगह जगह फैला पाए। और एक बहुत दो तरह की पॉलिसी के लिए हमने बहुत वर्क किया था, जिसमें से एक पेन मैनेजमेंट की पॉलिसी है, और दूसरी है कि एंड ऑफ लाइफ की पॉलिसी कैसे की जाती है। तो बहुत सारी प्रोग्राम किए, अवेयरनेस के प्रोग्राम किए, CME किए, भी डिफरेंट डिफरेंट। ये मैं कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी, इससे आपको लगेगा कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं अपने अपने साइड। और आखिरी में बताना चाहूंगी कि पैलिएटिव केयर, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की पेशेंट और फैमिलीज के बारे में हम ध्यान देते हैं। और ऑल सभी चार्ज होके जाए तो घर में कैसे देखभाल पाए। और गवर्नमेंट का करिकुलम है कि ये हम पैलेटिव मेडिसिन हर एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डॉक्टर को ही समझाएं, ताकि जैसे बच्चा पैदा होता है और जब वो स्कूल जाने की तरह में होती है, उसकी पढ़ाई होती है, उसी टाइम में एक अंडर ग्रेजुएट की जो कोर्स होती है वैसे ही होती है कि स्कूल जाने का होता है, जहीं से बताए जाएंगे पैलेटिव केयर के बारे में, तो आगे चल के वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। ये हमारी टीम की फोटोज है। दीज आर द वेरियस कोटेशन, कि जिसको हम सबसे फेमस कोटेशन है, यू मैटर बिकॉज ऑफ यू मैटर टू द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, विल डू वट एवर वी कैन नॉट ओनली टू हेल्प यू डाई पीसफुली बट लिव अंटिल यू डाई। ये कोटेशन जो है डेम सिस्टी सॉन्डर्स की है। कहने का मतलब है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम देखभाल करेंगे ही करेंगे लास्ट मोमेंट तक, लेकिन हम उसकी ये नहीं है कि हम आपके आखिरी का भाग नहीं कर पाएंगे। हम पूरे दिन से आपके, जब तक आप जीवित हैं तब तक हम आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम एक आपके लिए क्वेश्चन है। मिस वर्षा, यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए, आपने हैंड्स ऑन किया है, क्या पूछना चाहते हैं वर्षा पटनकर।
गलती से तो नहीं ऑन हो गया उनसे? ऐसा लग रहा है मैम। जी मैम, तो थैंक यू मैम, आपने हमें टाइम दिया। हमारे यहाँ पे मैम सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे पास जो पेशेंट हैं, जो वर्कफोर्स है, नर्सेस और आयुष, हमें इनको ही ट्रेन अप करके आगे बढ़ना है। तो दैट्स वाई हमने ये कोर्स का क्या कि हम लोगों को समझा सकें, एक बेसिक अवेयरनेस आए। प्लस हम पूरे कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टेट में सारे नर्सिंग स्टाफ और आयुष को एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ पेलेटिव की, हाँ पेलेटिव शब्द होता है, पेलेटिव केयर एक चीज होती है, वो सबको किसी तरह हम थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा सकें। इसके आगे एडवांस कोर्सेज के लिए अगर रहेगा तो हम आईएपीसी और बाकी इंस्टीट्यूट से बात करेंगे, अगर होगा तो हम उनके लिए भी लोगों को भेजने का करेंगे। Congratulations, Dr. Abhishek, once again. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay. नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे इको के डॉक्टर बाबू सर को। Yeah, good afternoon, everyone, Thank and you. congratulations to entire Arunashri Healthcare Foundation and the team of Integrated Medical Sciences. And thank you, Madam Sima, Madam. And I've been hearing you first time. I'm connecting you here from Eco India, and of course, my other colleagues will be more connecting with you. And special thanks to Abhishek ji, who has been putting into this initiative. I could say last couple of months he has been thinking of capacitating Ayush plus the nursing cadres on palliative care, both oncology and non-oncology based. And in that case, ECHO has been kind to just to support various health programs across the world, I can say. And when it comes to the word of palliative care, when Madam was briefing, it's not just a word, it's a service. Like how it's so passionate people who are in this field. Actually, I can say our largest program globally is palliative care, especially in the field of oncology. And now you must be knowing in entire India, most of the states are having their own specific programs. And very glad that almost 20 plus AIMS institutions are also working with Eco India. I know because we always depend on the academic institutions in this front. So we are just, I don't know what I can say, we can connect people who are experts and reach to the peripheries to the best possible way. But of course, we depend on these technical experts. Thank you, Madam Sima, Madam. And again, I'm waiting other experts also joining this forum. So the thing is that the service-minded people sharing their experiences is matters here. It's not just a knowledge sharing. Because nowadays, knowledge, there are multiple platforms where people can avail by themselves individually using the technology. Multiple tools, call it be it AI or any machine learning. They're just smart enough to search, they can get. But sharing the hands-on experience makes a difference actually in the form of cases. So that way, we very appreciate the case-based model coming into this palliative care. And I'll tell you, it goes in 24/7. There are many organizations. The other day, I joined one of the palliative care program. They say, so I was not even able to follow the language. Then they say, in Latin America population के लिए Spanish language हो रहा है. In fact, my daughter was saying it's not even a French. I was thinking it's a French. No, it's a Spanish. So that way, globally, people are getting connected and expertise are being shared. And that way, we're very glad this is happening in Madhya Pradesh, the largest state in India, and where through our platform we could serve or reach many providers. Through them, there will be many patients who will be getting the benefit. So in that way, we once again congratulate and we share our best wishes on behalf of entire Eco India. And some of you are already aware of Eco India. It started in 2003 to capacitate healthcare providers at the peripheries on hepatitis program in US called UNM, University of New Mexico, by Indian Dr. Sanjeev Arora. Now it's more than 190 countries using this ECHO platform for various health programs. And as I said, palliative care is one of the largest programs globally for us and including in India. So that way, I don't want to take much of the time. And we wish the entire Arunashri team to continue these efforts. And in fact, we'll be connecting more and more providers in coming days, both in public and private sector, so that the experiences being shared across this platform makes a benefit to some of the patients whom they're serving with. So it's not beyond a medical care, I can say, this when it comes to the palliative care. It's beyond medicines, I can say, rather than a beyond medical care. So that way, I'm sure this particular case-based sessions would be very helpful to the various providers across the regions who are joining. And wish you all the best, everyone here. Thank you. Thank you. After that, I will request Dr. Santosh Chaturvedi, sir. Abhishek, please change.
सर अभी ज्वाइन नहीं किए हैं सर। अरे क्यों? सर ज्वाइन कर लेंगे सर आपका। मे बी अनदर नेम ऑल्सो, अभिषेक एक बार चेक कर सकता है? यस सर। आयुष को भी इंक्लूड किया है। उसके लिए हम बाकी जगह ट्राई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आयुष को ऑथेंटिकली और एक डेकोरेटेड वे में प्रेजेंट कर सकें एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसलिए हमने आपके इंस्टीट्यूट्स में आके बात की कैंसर अवेयरनेस और पेलेटिव केयर के बारे में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पेलेटिव केयर ओरिएंटेड ट्रेनिंग दिला सकें। आपको जैसे अभी चलेगा उसमें कोशिश ये होती है कि एलोपैथिक मिक्सोपैथी चलती है। हम चाह रहे हैं कि डेडिकेटली आप हमारे साथ में काम करें। जहाँ पे जरूरत है हमें एलोपैथी की, हम वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन यूज करें। जहाँ पे हमें दिखता है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में या हेल्थ ओरिएंटेशन या हेल्थ प्रमोशन के लिए हमें बाकी चीजों से काम चल सकता है, वहां पे हम आयुष की मेडिसिन को प्रेफर करें, ताकि जनरल पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट प्रोवाइड करा सकें। इस तर्ज में हमने ये अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस बनाया था, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन, आयुष, एलोपैथी और नर्सिंग चारों को एक साथ मिला करके हम ये इंस्टीट्यूट रन कर सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ओरिएंट कर सकें हाउ टू प्रोवाइड बेसिक केयर। क्योंकि पेलेटिव केयर सिर्फ और सिर्फ ऑन्कोलॉजी कैंसर के पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये जो बाकी पेशेंट्स हैं, जैसे किसी को लकवा लग गया, स्ट्रोक का पेशेंट है, जैसे कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, इसकी डायलिसिस हो रही है, तो इन सारे लोगों को भी केयर की जरूरत है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो में एक 90 इयर्स के बुजुर्ग हैं, अब कमर झुक गई है, चलने में दिक्कत होती है, घुटनों में प्रॉब्लम है, सुनाई कम पड़ता है, दिखाई कम पड़ता है, इनको भी केयर की जरूरत है। ये सारा पार्ट भी जीराटिक पेलेटिव केयर में आता है। या कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें हार्ट में छेद है या फेफड़े की कुछ समस्या है या किडनी की समस्या है, उनको जो केयर चाहिए, उनके पेरेंट्स को केयर जो चाहिए, ये जो बुजुर्ग हैं इनके घर के लोगों को जो समझ चाहिए कि उनको पेशेंट को कैसे रखना है, पेशेंट को एक दिनचर्या में कैसे सेट करना है, कैसे खाना खिलाना है, कैसे मूवमेंट बना के रखने हैं, कि वो घर में घूम रहे हैं, पता चला ऐसा हो रहा है कि घर कंजेस्टेड है, सामान ठीक से नहीं रखा, वो सामान से टकरा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रही है। तो ये सारी चीजें भी हम आपको पेलेटिव केयर में सिखाएंगे। साथ ही साथ एक नया कॉन्सेप्ट है होम बेस्ड पेलेटिव केयर का। हर कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता या प्रेफर करता है कि अगर लास्ट समय है तो अपने घर पे ही हम रहें। तो घर पे क्या क्या चीजें जरूरत है, आपको पेशेंट को कैसे संभालना है, घर वालों से कैसे बात करनी है, उन्हें क्या क्या समझाना है, तो ये सारा पार्ट भी हम पेलेटिव केयर, पेलेटिव मेडिसिन, होम बेस्ड पेलेटिव केयर में कवर करते हैं। साथ ही साथ में इसके क्या मेडिकल इश्यूज हैं, मेडिको लीगल क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। पेशेंट केयर में हम कुछ कर रहे हैं, पेशेंट लास्ट स्टेज का है, कुछ हुआ, पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो क्या क्या मेडिको लीगली चीजें हमें डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हमें हर समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पेशेंट को होम में केयर करनी है और कब हमें पेशेंट को रेफर आउट करना है। हमें ये समझना जरूरी है कि हर पेशेंट को जो हम केयर करने जा रहे हैं, हमें अपना भी ध्यान रखना है। कोई अगर इन्फेक्शन का इशू है तो हमें खुद के लिए क्या क्या केयर रखनी है। जैसे होता था, अभी कोविड का टाइम चलता था तो हम पीपी यूज करते थे,
तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए होती थी। ऐसे ही सेम चीज है, अब हम जो पेशेंट डील कर रहे हैं, कोई अगर HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, तो हमें इंजेक्शन लगाते समय कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, ये एक बेसिक सी चीज है जो हम कोशिश करेंगे इसको और बिल्टअप करें कि आपकी डेली ट्रेनिंग में ये चीजें बढ़ती जाएं। साथ में जैसे अभी हम सर आएंगे, सर भी आपको बताएंगे कि ये लोग तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, इनके पास में इतने पेशेंट्स हैं कि देखना करना मुश्किल पड़ता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जहाँ का पेशेंट है अगर उसको लोकल लेवल पे ही केयर प्रोवाइड कर सकें। जैसे भोपाल का पेशेंट है, भोपाल का पेशेंट एम्स दिल्ली जाता है, अब हम कोशिश ये कर रहे हैं नेटवर्किंग में कि एम्स वाले हमें खुद ही बता देते हैं कि ये पेशेंट अगर यहाँ का है तो वो प्रोटोकॉल लिख के ले आएगा और हम उसको कीमो भी यहीं पे कर देंगे, और अगर बाकी जो केयर है वो भी हम घर पे ही मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका आना जाना, जो जाने आने में खर्चा हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें हम कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो अपने एरिया पे हम यही चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे कॉलेजेस में मैं जैसे एक एक करके सारे कॉलेजेस में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सारे टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी ये हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा पार्ट है कि आप चाहे गायनी का पेशेंट देखें, चाहे पीडियाट्रिक्स का पेशेंट देखें, चाहे जनरल मेडिसिन का पेशेंट देखें, आपको सबको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। और बाहर पड़ेगी, घर पे पड़ेगी, घर पे बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी होंगे, उम्र हो रही है सबकी, घर पे कैसे मैनेज करना है, घर को कैसे सेटल करके रखना है कि इन लोगों को आराम से चीजें मैनेज हो जाएं, जो डेली एक्टिविटीज हैं ये आराम से कर सकें। अब घर में किसी के सीढ़ियां हैं, अब अगर घर में कोई बुजुर्ग है सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, तो आप क्या चीजें आप रख सकते हैं अगर वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सीढ़ी में स्लिप ना हो, गिरे तो चोट ना लगे, लगे तो कम से कम चोट लगे। ये सारी चीजों के बारे में हमें समझना जानना होगा। ये आजकल का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे बाथरूम कैसे डिजाइन होने हैं हम वो भी बताएंगे कि भाई वहां पे रेलिंग्स कैसी चाहिए, क्या और सपोर्ट चाहिए, सीढ़ियों पे क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने हैं, जो आने जाने का रास्ता है, जहां से रोशनी आनी है, खाने पीने का, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको धीरे धीरे ट्रेन अप करेंगे। ज्यादातर चीजें आपको पता है, पर कुछ चीजें एक डेकोरेटेड वे में, सिस्टमिक वे में, जिसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, उसके साथ में कैसे आगे बढ़ना है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको धीरे से धीरे थोड़ा थोड़ा ट्यून अप कर सकें, सो दैट विद टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़े, इसमें अलग से कोर्सेज भी हैं, नेशनल लेवल पे भी कोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोर्सेज होते हैं। अगर किसी को इसमें अपना कैरियर आगे बढ़ाना है तो वो इसमें मूव ऑन कर सकता है। तो इस कोशिश के साथ में हम ये चीज डेवलप करना चाह रहे हैं। सेम फॉर द आयुष, आयुष के लिए हम ये चाह रहे हैं कि मिक्सोपैथी पे ना पड़ा जाए, एज कंपेयर्ड हम अच्छे से यूज करें आयुर्वेदिक चीजों को, होम्योपैथिक चीजों को, यूनानी चीजों को, टू प्रोवाइड बेटर सिम्टम रिलीफ फॉर द पेशेंट। पेलिएटिव पेशेंट्स के लिए अभी पहले इसको रखना प्रेफर किया कि जहाँ पे पता है हमें पेशेंट्स की लाइफ कम है और हम अपनी तरफ से हो चुका कि सर्जरी नहीं कर सकते, कीमोथेरेपी नहीं कर सकते, रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते, पर अब पेशेंट को तकलीफ है, दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, कमजोरी है, तो कुछ चीजें हर पैथी में अच्छी हैं, तो वो अगर हम यूज में लाते हैं, पेशेंट देते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी एक लेटेस्ट चीज है जिसपे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट के फेफड़े सही नहीं है तो उनको इंट्यूबेट ना किया जाए। उसमें बात ये होती है कि हम इंट्यूबेट इसलिए करते हैं कि हम पेशेंट को एक सपोर्ट दे सकें ताकि उसका रेस्पिरेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो, सेचुरेशन इम्प्रूव हो और उसकी बॉडी धीरे धीरे कोप अप कर जाए जो जिस भी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। पर अगर हमारे लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पहले से, उसमें बीमारी है या उसमें कैंसर है, तो वो ऑब्वियसली पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे, वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे पेशेंट को अगर हम इंट्यूबेट करते हैं तो इसको इंट्यूबेट करने में सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि हम उसको तकलीफ बढ़ा रहे हैं, उसको एक बड़ी सी ट्यूब मुंह में घुसा रहे हैं, वो बोल भी नहीं पाएगा, सांस भले उसको मशीन के थ्रू मिलती जाएगी पर उसके कमांड में नहीं रहेगी। फिर कुछ और दवाइयां भी देंगे जिससे उसकी मसल पैरालाइज रहेंगी और बेड में पड़ा रहेगा, उसको कुछ दिन में बेड सोर हो जाएगा। ठीक है, मशीन की ट्यूबें जहां से जा रही हैं वो मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा मैडम ऑफ करने का, क्या करूं मैं कैमरा? नेहा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, नेहा यादव जी। तो
ये सारी चीजें एक वेंटिलेटेड पेशेंट के साथ में आती है कि एक मुंह में ट्यूब फंसी है, कैथेटर डला हुआ है, 4 कैनुला लगे हैं, 4 तरह की दवाई चल रही है, वो बेड पे पड़ा हुआ है। तो हमारी ये समझाइश और ये कोशिश है कि अगर पेशेंट ऐसा है तो उसके अटेंडेंट्स को हम पहले ही ये चीज ढंग से समझाएं कि आईसीयू में रखने में या वेंटिलेटर पे डालने में हम उसका बहुत भला नहीं कर पाएंगे। लाइफ साइकिल रिवर्ट लाइफ जो है पाएगी है। स्टेज 4 का पेशेंट है, पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ है, या किडनी का पेशेंट है जो बहुत समय से डायलिसिस पे था, अब और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप अननेसेसरी एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। उसको 4 तरह की सुइयां चुभ रही हैं, पेशाब के रास्ते में नली डली हुई है, बिस्तर पे पड़ा है, हमने उसको मसल रिलैक्सेंट देके पैरालाइज किया हुआ है, बेड में कंटिन्यूअस पड़ा हुआ है, धीरे धीरे छाले बन रहे हैं जिसको बेड सोर बोलते हैं। तो ये सारी दिक्कतें उसकी तकलीफ सिर्फ बढ़ा रही हैं। तो कहने को हम उसको 4 दिन 6 दिन और जिंदा रख रहे हैं, पर जिस हालत में उसको जिंदा रख रहे हैं वो बहुत ही कष्टदायक है। तो हमारी कोशिश ये है कि अब हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा पेशेंट है तो उसकी केयर कैसे करनी है, और अगर ऐसी केयर हम पेशेंट की उसके घर वालों के बीच में करें। आईसीयू में पेशेंट अकेला पड़ा होता है मशीन के साथ में, ना उससे कोई मिलने आ पाता है, ना वो अपने घर वालों को देख पाता है, वहीं डॉक्टरों के बीच में अंतिम समय बीतता है। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम पेलेटिव का कॉन्सेप्ट समझा पाते हैं लोगों को, तो कम से कम पेशेंट्स जो हैं, जो इस तरह के पेशेंट हैं जो हमें पता है रिवर्ट नहीं हो सकते, वो कम से कम हम उनको वार्ड में केयर करें। कम से कम वो अपने घर के लोगों के बीच में रहेंगे, अपने अंतिम समय में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बाकी जो भी लोग हैं नाते रिश्तेदार, उनके बीच में रहेंगे, उनसे बात करेंगे। तो कम से कम ये रहेगा, घर वालों को भी एंग्जाइटी कम रहेगी, उनके सामने चीजें हो रही हैं क्या हो रही हैं। अभी ये होता है कि आईसीयू में पेशेंट है, अंदर हम अटेंडेंट्स को बाहर खड़ा कर देते हैं, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता हो रहा, और बाद में आके बोल देते हैं पेशेंट के साथ भाई पेशेंट नहीं है। तो ये सारी चीजों से जो मेंटल ट्रॉमा बनता है घर वालों में, बच्चों में, जो भी बाहर रिश्तेदार वेट कर रहे होते हैं, इन सब को हम रोक सकते हैं, काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कि उनको हम पहले से समझा के रखें कि भाई आपके साथ में ये दिक्कत हो सकती है, तब हमें क्या करना होगा, ये दिक्कत आएगी तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। और हर ट्रीटमेंट का होता है कि क्या इफेक्ट आएगा, क्या साइड इफेक्ट आएगा, क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उसमें क्या क्या रिस्क रहेंगी। तो अगर हम ये चीज ढंग से समझा के चलते हैं लोगों को, तो अब एक ऐसा ही पेशेंट जिसका हम बोल रहे हैं कि पूरे शरीर में कैंसर फैला है, फेफड़े में कैंसर फैला हुआ है, पानी हुआ है, अब इसको अगर हम एक मशीन लगाएं कि भैया सांस में हम सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि उसका कैंसर कम हो जाएगा या अगले 2 दिन में वो उठ के बैठ जाएगा। वो मशीन डिपेंडेंट ही रहेगा, और वो मशीन डिपेंडेंट रहेगा, आईसीयू में अकेला पड़ा रहेगा, घर वाले बाहर से देख के बीच बीच में चले जाएंगे, वो भी परेशान होते रहेंगे। और जो अगर हम टाइम 3-4 दिन का बढ़ा भी देंगे, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर देखें तो वो कोई वर्थ इट वाला हिसाब नहीं है, वो कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें। इससे अच्छा हम उस पेशेंट को अगर पहले से उसके रिलेटिव्स को पहले से काउंसल करके रखें, जब वो हमारे पास में आए कि ये दिक्कतें आएंगी, हम ये काम करेंगे, इसमें ये फायदा है, अगर हम इंट्यूबेट करेंगे तो ये फायदा है, ये दिक्कतें आएंगी कि भाई बाद में पेशेंट रिवर्ट नहीं हो पाएगा, बेड सोर्स बनेंगे, तकलीफें जो हैं उसको वो और बढ़ेंगी। बशर्ते वो वार्ड में रहेगा, अपने घर वालों के बीच में रहेगा, जितना भी समय है उसको एक गुड डेथ बोलते हैं, कि वो अपने घर वालों के साथ में है। तो आप अपने घर वालों के बीच में हैं, एक कंफर्टेबल स्पेस में है, वहां डेथ होती है तो उसको एक अच्छी डेथ माना जाता है कि हाँ भाई शांति से गया। और वही एक होता है कि वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, मशीन के साथ में अकेले पड़ा हुआ है, वहीं उसकी डेथ हो रही है, ना घर वाले मिल पा रहे हैं, तो वो एक अच्छी डेथ नहीं माना जाता। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको ये कॉन्सेप्ट अलोंग विद द मेडिको लीगल इश्यूज, अगर आप किसी मरीज के साथ में एकदम से ऐसा करने जाते हैं और कुछ होता है तो नेग्लिजेंस का केस भी बन सकता है। तो मेडिको लीगली भी हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन कब क्या करने हैं, जितनी बातें हो रही हैं हमारी, वो हमें मरीज को, रिलेटिव्स को समझाना है, उसमें उनको साथ लेना है, उनका नाम लिखना है, साइन कराना है, अगर बहुत अच्छा फीजिबल होता है तो उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं हम आपको अपने इन सारे कोर्सेज में सिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको अपने 1-2 स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर के सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, कि अगर पेट की दिक्कतें हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, इसके लिए क्या मैनेजमेंट है, जो ड्रग्स हैं कब कितनी यूज करनी है,
वो उसके बारे में भी आपको हम सिखाएंगे। रेस्पिरेटरी इश्यूज क्या क्या है, सांस लेने में क्या तकलीफ आनी है, सांस रुकने लगती है तो क्या दिक्कतें हैं, जो डिस्निया बोलते हैं, जो सांस की तकलीफ है। फिर एक होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो हम इसके बारे में भी आप लोगों को हम धीरे धीरे थ्योरी वाइज भी और केस बेस्ड डिस्कशन में भी, कि एक पेशेंट आया, उसको ये दिक्कतें हो रही हैं, अब कैसे मैनेज करोगे। ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई ड्रग दिया उसका क्या साइड इफेक्ट हुआ, अब वो कैसे मैनेज होना है। पेलेटिव केयर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी कुछ करना है वो डॉक्टर को ही करना है, कि बस खड़े होकर डॉक्टर ने ये बोला था हमारा काम खत्म हो गया। पेलेटिव केयर में सबका रोल है और एक बराबर का रोल है। और ये मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे हेयरचियल सिस्टम नहीं है कि ये डॉक्टर साहब है, इनने देख के चले गए, काम खत्म हो गया, अब जो नर्स कर रही है, बाकी लोग को कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें नर्स भी उतनी काम से चाहिए, हमें फिजियोथेरेपी वाला भी उतने ही काम से चाहिए, हमें डाइटिशियन भी उतने ही काम से चाहिए, काउंसलर भी उतने ही काम से चाहिए, और डॉक्टर भी उतने ही काम से चाहिए। तो जो चीजें हम कर रहे हैं वो सारी चीजें एक दूसरे लोगों को पता होनी चाहिए। वरना फिजियोथेरेपी वाला कुछ बता के गया, अब हो सकता है उसको ये नहीं पता कि भाई आगे हमने क्या मेडिकेशन का प्लान रखा था, उसने कुछ और प्लान किया। काउंसलिंग वाला कुछ और समझा के चला गया, डाइट वाला कुछ और बता के चला गया। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सारे लोगों को एक पेज में ला सकें कि ये पेशेंट है तो इसका ये मैनेजमेंट है। तो इको इंडिया ने हमें ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि इनके पास में नियम है कि आपको एक केस प्रेजेंट करना ही करना है। तो इसमें ये अच्छा है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उसका केस बेस्ड आपको हम एक्सप्लेनेशन भी दिलाएंगे कि इसमें ये चीजें एड ऑन करनी है, ये काम ऐसा जाएगा, ये दवाई देंगे तो ये फायदा है, ये नुकसान। फिर आगे हम अगर कुछ और चेंजेस ला रहे हैं, डोज बढ़ा रहे हैं या दवाई बदल रहे हैं, कब बदलनी है कब नहीं बदलनी है, कब किस पेशेंट को घर पे ही मैनेज करना है और कब उसको रेफर करना है। इवन इफ अगर होम केयर में बैठे हुए हैं और हमारा ये प्लान है कि पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो भी ऐसे पेशेंट्स को हमें कब रेफर आउट करना है, कब घर पे ही रखने मैनेज करना है, इसके साथ में हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी है। पेपर वर्क बहुत जरूरी है आज के जमाने पे। डॉक्टर नेग्लिजेंस और सारे इश्यूज आते ही रहते हैं। गलत इंजेक्शन हर जगह मिलता है, जो डॉक्टर ही लगाता है, नर्सिंग स्टाफ लगाता है। तो वो गलत इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन गलत इंजेक्शन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो हमें मेडिको लीगली भी चीजों को समझ के चलना है। सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ ही साथ हमें मरीज के घर वालों के दर्द को भी समझना है, अपने आप को भी सिक्योर रखना है इस वे में कि वो मेडिकल जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं वो हमारे सगे नहीं हैं, दे कैन स्यू अस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, हमें मेडिको लीगली केस कर सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम हमें उनसे सिंपैथी भी रखनी है कि वो एक पेशेंट के साथ में है जिसके साथ में ऐसा हुआ है, तो उसकी मेंटल कंडीशन को भी समझना है, पेशेंट के लिए क्या बेस्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी समझना है। सेम टाइम हमको सारी चीजों को ऐसा भी करके रखना है कि वो डॉक्यूमेंटेड रहें और कोई लीगल इशू हम पे खुद ना आ सके। तो अभी वो सर का लेक्चर अभी रहता तो सर आपको बताते कि एक जो बेसिक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है और एक होता है पेलेटिव केयर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हम एक जगह जब इलाज शुरू करते हैं तो हमारा एम होता है कि हमको डिसीज को ठीक करना है, बीमारी ठीक हो गई मतलब डॉक्टर अच्छा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर अब यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अब यहाँ बीमारी तो लाइलाज है, ठीक ही नहीं होने वाली, तो अब क्या डॉक्टर अच्छा नहीं है। अब अगर वो डॉक्टर अच्छा है तो वो इसलिए अच्छा है कि अगर वो ये चीज मरीज के साथ वालों को समझा सकता हो तो वो अच्छा है। अदरवाइज अब डिसीज के लिए आ चुका है कि डिसीज इज नॉन क्यूरेबल, जैसे हमारा कैंसर स्टेज 4 का होता है वो ठीक नहीं होने वाला। कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, दिमाग में लकवा लग गया, वो ठीक नहीं होने वाला। अब वो किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो वो वापस चलने नहीं वाला है। कैंसर अगर शरीर में फैल चुका है तो कोई भी कितना भी बड़ा सर्जन हो वो कुछ नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो वो डिसीज रोकने की कोशिश कर सकता है पर उसको ठीक गायब नहीं कर सकता। अब ऐसे मरीज को अगर हमें ट्रीट करना है, ऐसे पेशेंट के रिलेटिव्स को हमें बात करनी है, समझना है, तो हमें ये समझना होगा कि इट्स लाइक अ जर्नी नाउ। अब आपको इसी के साथ जीना है। जैसे कोविड-19 आया था तो उसके बाद में ये आया कि मास्क लगा के हमें घूमना है, सैनिटाइजर यूज करना है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। सेम टू सेम हमें करना है अब हमारे पेशेंट्स के साथ में जिनकी डायग्नोसिस बन चुकी है कि भाई ये अब ठीक नहीं हूं, लाइफ लिमिटिंग या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से अब ये जूझ रहे हैं, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब
महीने या कुछ हफ्ते या कुछ दिन या हो सकता है कुछ घंटे बची। अब इन लोगों को कैसे मैनेज करना है, हम कोशिश करेंगे आपको ये सब बताने की। तो इनके साथ में जब कोई किसी को कोई सवाल पूछना है क्या? ओके, कोई चैट बैक में क्वेश्चन भी नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको ऐसे पेशेंट्स के साथ में कैसे डील करना है बता सकें। ऑन्कोलॉजी में आज की डेट में सबसे ज्यादा स्कोप है। आयुष्मान भारत जो स्कीम चल रही है वो सबसे ज्यादा खर्चा ऑन्कोलॉजी पे कर रही है। दिन ब दिन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपका सीनियर बीपी का भी पेशेंट आपको हर घर में मिलेगा। तो जहाँ है कि भैया किडनी पे इशू आएगा, हो सकता है भगवान ना करे पर किसी को स्ट्रोक आता है तो स्ट्रोक भी आ सकता है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये दोनों स्ट्रोक और किडनी फेलियर के कॉमन कॉजेज में से काउंट होते हैं। तो जहाँ डायबिटीज बढ़ रहा है, जहाँ बीपी बढ़ रहा है, जहाँ कैंसर बढ़ रहा है, हमें इन चीजों को, मरीजों को एडवांस स्टेज में कैसे डील करना है ये धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसी तर्ज पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नर्सिंग वालों को भी, आयुष वालों को भी इस चीज के लिए तैयार कर सकें आगे जाके, ताकि क्योंकि आगे जाके इन्हीं की वर्क पॉपुलेशन बढ़नी है। तो अगर आप इनका मैनेजमेंट जानते हैं, पहले से जानते हैं, अपने पास आउट होने के समय से जानते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक एडेड एडवांटेज में हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में जिनको ये नहीं आता या थ्योरिकली पता है। ठीक है। दूसरी चीज, हम जब ये कोर्स करवा रहे हैं तो इसके साथ में हम आपको अटेंडेंस का हम वॉच करेंगे, आपका एक एग्जिट एग्जाम भी लेंगे। आप अगर जब उसको पास करेंगे तो अभी हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो ऑब्वियसली एक बंदा जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट है और एक जिसके पास में वो नहीं है, अगर दोनों मेरे सामने खड़े हैं या किसी भी डॉक्टर के सामने खड़े हैं जिसके पास में ऑन्कोलॉजी या पैलिएटिव केयर की यूनिट है, तो वो ऑब्वियसली उसी को प्रेफर करेगा जिसने पहले से ट्रेन बच्चा है, ट्रेन्ड डॉक्टर है, एज कंपेयर जो जिसको उसको शुरू से सिखाना पड़े। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको अभी से ट्यून अप कर सकें इस चीज के बारे में कि इस बारे में कैसे सोचना है। तो हम आपको थ्योरी का भी बात बताएंगे और उसी के साथ में केस बेस्ड डिस्कशन भी देंगे, जिसमें आपको और उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ सके। कि अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ये स्टेज 4 कैंसर पेशेंट की, अब अगर फेफड़े में भी पानी भरा है या कैंसर है, उसको इंट्यूबेट करने की बात हो रही है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि उसके अटेंडेंट्स को ये बात मैं समझा पाऊँ। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चतुर्वेदी सर को बुलाया था कि सर कम्युनिकेशन के बारे में आपको समझाएंगे कि कैसे मरीज से बात करनी। कई बार होता है हम वार्ड में होते हैं, पेशेंट बोल रहा होता है ड्रिप चेंज कर दो, आप किसी दूसरे काम में लगे हो, उसको वॉशरूम जाना है, फिर पता चला वो चिल्लाने लगा वहां से, आप नहीं सुन रहे, या फिर पता चला आपने भी थोड़ा सा कुछ ढंग से रिएक्शन नहीं दिया, बातें आपस में भिड़ गई। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कई बार देखा है, ये इसके पीछे मैं अपने स्टाफ से भी बहुत कई बार नाराज होता हूँ कि भाई आप एक शॉट में उस वक्त की चीज उसे मत समझाओ, 2 मिनट का टाइम दे के उसे आगे पीछे की चीजें समझा दो ताकि वो चीजों को कोरिलेट कर सके। अब कोई मरीज आया, आपने बोला इसको ये जांच के लिए आना है, तुम वहां चले जाओ, अब उसको समझा तो दो कि भैया वहां जाके वहां पे क्या होना है। अब पता चला वो वहां पहुंचा, फिर वहां पे कोई और जांच का कुछ और इशू था, पता चला वो फिर कहीं और जा रहा है, वो 3 जगह घूम रहा है। अब जैसे मान लो किसी का कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना है, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना है तो उसको ऑब्वियसली रीनल फंक्शन टेस्ट पहले से चाहिए पड़ेंगे। ये बात तो बेसिक है, अपने को क्लियर है। एग्जांपल से समझाता हूँ। अब कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना है तो सीटी स्कैन कराना है वो समझेगा, जाके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में खड़ा हो जाएगा, वहां पे जो स्टाफ होगा वो उसको भगा देगा, बोलेगा तुम्हारे पास में ये जांच नहीं है, जाओ ये जांच करा के आओ। अब उसको ये चीज समझ में ही नहीं आई कि भैया कहाँ जांच कराने जाना है, फिर पता चला वो जांच कराने घूम रहा है। अब दोपहर शाम हो चुकी है, खाना खा लिया, अब बोले खाली पेट करनी है, अब कल होगी। तो वो कहीं बाहर से आया हुआ है, उसके पास रुकने की जगह नहीं है, फिर उसका पता चला एक दिन खराब हो रहा है। इस चक्कर में पेशेंट फिर डिले होते जाते हैं, या फिर वो परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर भाग जाते हैं। अब यही जब उसको हमने जिस समय उसको कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन लिखा, उसी समय अगर हम उसको समझा दें कि भैया ये वाली जांच होगी, उसके साथ में तुम्हें किडनी की जांच, खून की जांच और करवानी पड़ेगी, जो कि खाली पेट करेंगे, तो वो इतनी सी बात एक बार में समझ जाएगा। अपना सुबह सुबह आएगा, पहले खाली खाली पेट आएगा, खून की जांच का सैंपल देगा, रिपोर्ट आएगी, फिर कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन वाले के पास पहुंच जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ इवेंट्स जो है वो अगर हम अच्छा रखेंगे तो पेशेंट को चीजें भी समझ में आएंगी, पेशेंट की कंप्लाइंस बढ़ेगी। वरना आधे पेशेंट इसी बेचारे से भाग जाते हैं। हम इंडिया में ऐसा ही होता है, यहाँ से पेशेंट आएगा, हमने 4 टेस्ट लिख दिए, अब 2 टेस्ट उसके इधर होने, 2 टेस्ट उधर होने, अब वो परेशान घूम रहा है कि आप 4 दिन घूमेगा,
4 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में, उसके बाद बोलेगा हमें नहीं कराना यहाँ पे इलाज, इधर उधर भागने लगेगा। ये मैक्सिमम सिनेरियो हर जगह होता है, मतलब गवर्नमेंट में तो मतलब कहना नहीं चाहिए पर होता तो है ही। सेम चीज मैंने देखा कि जहाँ प्राइवेट में स्टाफ ट्रेंड नहीं, वहां भी ये दिक्कतें आती हैं, फिर अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हम अगर हम प्रॉपरली समझें किसकी क्या दिक्कत है, उसको कैसे समझाना है, उस पे हम अगर ध्यान देके बात करेंगे तो एक बार में चीजें स्मूथली सॉर्ट हो जाती हैं। 90% ऑफ द टाइम तो सॉर्ट हो जाती हैं। 5-10% के लिए मैं मानता हूँ कि हाँ कलेश होते हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते, पर 90% ऑफ द टाइम चीजें अच्छे से सॉर्ट हो सकती हैं। एक अच्छी रेपो बनती है उससे कि हाँ भाई ये चीज हमें बता दी गई, ये अस्पताल में चीजें ऐसी होती हैं, और उसी रेपो के दम पे आगे काम चलता है। क्योंकि हमारे फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, चाहे नर्सिंग मेडिकल सब एक ही है, फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भरोसा। पेशेंट का क्या होगा नहीं होगा वो कई बार या मैक्सिमम टाइम पे देखिए आपके हाथ में नहीं होता। पेशेंट आया है, पेशेंट स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है, कितने दिन का है क्या है भगवान के हाथ में, वो अपने हाथ में एक तरीके से नहीं है। पर वो जितने समय हमारे पास में है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। और उसकी वो जो न्यू नॉर्मल कोविड के बाद की जर्नी है ना, वो यही है कि उसको उस डिसीज के साथ में जीना है। अब समझ लो गाड़ी में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, समझ लो अब नवंबर के महीने में हम कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो आपको पता है ना कि हिल स्टेशन में वहां टेम्परेचर क्या होगा, आपको पता है। आपको मरीज भी दिख रहा है, वो आदमी भी पता है कि भाई कैसा है। तो ये जैसे होता है कि हम हिल स्टेशन जा रहे हैं तो होता है कि भैया वहां ठंडी है, हम जो है वहां पे अपने कपड़े गर्म लेके जाएंगे, गर्म दस्ताने लेके जाएंगे, खाने पीने का सामान जो गर्म ठंडी के चाहिए वो रख के ले जाएंगे। तो ये सारे काम हम साथ में करेंगे, इतनी तैयारी में पड़ी। सेम चीज ऐसे ही होती है इन पेशेंट्स के साथ में, चाहे कैंसर हो या कोई भी ऐसी बीमारी जो अब ठीक नहीं हो सकती। उसमें ये होता है कि भाई अब यही नॉर्मल पेशेंट मान लो पैरालाइज्ड है, तो वो पैरालाइज्ड है, वो चलने नहीं वाला, पर अब इसकी कैसी जिंदगी चलनी है ये हम पे और उसके केयर गिवर्स पे डिपेंड करती है। और केयर गिवर से ज्यादा हम पे डिपेंड करती है कि हम उसको कैसा समझा पा रहे हैं। अगर हम उस न्यू नॉर्मल के हिसाब से केयर गिवर को और पेशेंट को उस एक्सेप्टेंस लेवल पे ला पा रहे हैं कि हाँ भाई अब देखो ये दिक्कत है और हमें अब यहीं से काम करना है, तो वो पहले उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि भाई वो उस चीज को वो एक्सेप्ट करे। कई बार होता है लोग नहीं मानते, नहीं मानते तो झगड़े होते हैं। कई बार होता है मरीज को नहीं बताना है, अड़ जाते हैं कैंसर की, भैया मरीज को डायग्नोसिस नहीं बतानी है। हमारी भाषा में उसको कोल्यूजन बोलते हैं, कि फैमिली वाले बोलते हैं परिवार को नहीं बताना है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को पता हो, वो बोलते हैं वो परिवार को नहीं बताना है पर हम इलाज कराने आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब आप एक प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं, आपको कायदे से एक गाड़ी में बैठ के यात्रा करने जाना है और आप लोग अलग अलग दिशा में जाने की अगर बात करोगे तो गाड़ी तो चलेगी नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी तो जा ही नहीं पाओगे, या जाओगे भी तो भटकते रहोगे, कुछ कोई बोलेगा इधर कोई बोलेगा उधर। तो सबसे पहले जरूरी काम ये है कि हम ये समझें कि हमें करना क्या है, हमें अभी दिक्कत क्या है। जैसे कोविड के बाद में हुआ कि न्यू नॉर्मल बना दिया गया, भैया मास्क लगा के घूमना है, सबने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे ही पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को ये समझाना पड़ेगा कि भैया चौथे स्टेज की बीमारी है, यहाँ यहाँ पे फैल गई। मान लो कोई पेशेंट है, मान लो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, दिमाग में चला गया, लंग्स में चला गया, बोन में चला गया और कुछ नोड्स में चला गया, पेट में। तो हमको ये समझाना पड़ेगा कि देखो अब यहाँ यहाँ बीमारी है, तो यहाँ यहाँ से क्या क्या सिम्टम्स बन सकते हैं। तो मान लो जैसे अभी इस पेशेंट पे ही बात करते हैं, माना हमने बोला ब्रेन में बीमारी है तो देखो झटके आ सकते हैं, कभी भी बेहोशी चढ़ सकती है। लीवर में गया हुआ है तो पीलिया चढ़ने का रिस्क रहेगा। लंग्स में गया है तो सांस बढ़ने की दिक्कत आएगी। हड्डी में गया है तो हड्डी दर्द करेगी, हड्डी गलने लग जाएगी, टूट सकती है। अब अगर हम यहाँ से इस ओरिएंटेशन से काम चले करेंगे तो हम इसी हिसाब से इसको मैनेज भी कर सकते हैं कि भैया हड्डी गलने के लिए एक इंजेक्शन आता है वो देखिए रख लो, ठीक है, करवा तो रेडियोथेरेपी करवा दो, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। लीवर में गया हुआ है, लीवर के लिए अगर पेशेंट फिट है तो हम उसको पैलेटिव कीमो में देख सकते हैं। या मान लो पीलिया चढ़ने लग गया है तो आपको पहले से पता है कि लीवर खराब है, पीलिया चढ़ सकता है, तो अब हमें कैसा उसका खाना क्या रखना है, बाकी केयर क्या करनी है। तो ये चीजें अगर आप पहले से समझोगे, अटेंडर को समझाओगे, तो आप ज्यादा अच्छा प्लान आउट कर पाओगे। तो माना पेशेंट ठीक नहीं कर सकते, पेशेंट तो जाएगा, पर एक होता है कि वो शांति से जाएगा, घर वालों को भी सुकून रहेगा कि हाँ भाई हम जितना कर सकते थे हमने किया। उसके बाद अब जो जो पेशेंट का भविष्य है
वो कोई किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। अगर भगवान ने कोई चीज लिखी है तो वो वैसी ही होनी। पर अपनी तरफ से जो हम सुकून दे सकते हैं, जो शांति दे सकते हैं एक पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव को, जिसको ऐसा है कि उसका एक लव्ड वन, उसके घर का, उसके माता पिता भाई बहन जो भी रिश्ता है उसका कुछ समय बाद उसके साथ में नहीं रहेगा और हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो हम एक मेंटल प्रिपरेशन, एक सपोर्ट जो हम उसे प्रोवाइड कर सकें वो प्रोवाइड करने की हम कोशिश करें। तो पेलेटिव केयर, पेलेटिव मेडिसिन, इसमें हम आपको बेसिकली यही कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे जो हमने पूरे 16 मॉड्यूल्स बनाए हैं, कि कैसे हम सिम्टम वाइज चीजों को पकड़े, कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें हर चीज को डॉक्यूमेंट करना है, और कैसे हमें इन सब के साथ में सेल्फ केयर, अपना भी ध्यान रखना है। आप दिन भर काम कर रहे हो, डॉक्टर्स होते हैं सुबह 7 बजे से काम शुरू करते हैं, रात के 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, पर धीरे धीरे खुद ही थक जाओगे, खुद ही 4 बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है कि अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। कई बार होता है कोई पेशेंट होता है, पेशेंट एकदम से एक्सपायर कर गया तो अपन को झटका लग जाता है, अरे यार वो कैसे, कैसा हो गया, वो कैसे मर गया, क्या हो गया। तो अपने को इमोशनली भी इतना स्ट्रांग रखना है कि हम इस चीज को समझ सकें कि हमें पेशेंट के साथ जुड़ना है, उसके दर्द को समझना है, पर एक बाउंड्री भी रखनी है कि उसके आगे हमें क्रॉस नहीं करना है। हम पेशेंट के घर वालों की तरह उसका ध्यान रख सकते हैं, पर हम घर वाले नहीं। हम पेशेंट है, कोई अम्मा है, हम उसको अम्मा बोल रहे हैं, ठीक है, पर वो हमारी मम्मी नहीं। ये एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना, एक बाउंड्री क्लियर होना बहुत जरूरी। नहीं तो कई बार क्या होता है, इसे बर्नआउट बोलते हैं। डॉक्टर्स भी खुद में परेशान, नर्सिंग स्टाफ खुद में परेशान हो जाता है कि दिन रात मरीज की केयर की, बाद में उसकी डेथ हो गई, अब पता चला 4 दिन तक खुद ही खाना नहीं खा रहे। तो ये बर्नआउट से हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपनी केयर का भी ध्यान रखना है। जैसे कोविड के टाइम पे था, हमें पीपीई पहन के रहना है भैया, खुद, नहीं तो कोविड खुद ही लग जाएगा, वायरस खुद ही लग जाएगा। तो अब ऐसे ही बाकी चीजों में भी हमें अपना ध्यान भी रखना है, साथ ही साथ ये जो इमोशनल इश्यूज हैं उसमें ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल इश्यूज में ध्यान रखना है। हर धर्म का, हर जात का कुछ ना कुछ अलग सिस्टम चल रहा होता है अपने देश में, तो अपने को उनका भी मान रखना है। रिलीजियस इश्यूज है उनका ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल इश्यूज हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी में मानता है, कोई किसी में मानता है, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, तो उसकी एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी हमें समझनी होगी। वो भी हम आपको धीरे धीरे कुछ कुछ बताएंगे उसके बारे में कि स्पिरिचुअलिटी कैसे मैनेज करनी होती है। हर आदमी का, जैसे मेरा मानना है कि भाई किसी को कोई तकलीफ मत दो तो अपने साथ भी अच्छा ही चलेगा। और अगर अपन ने किसी के, अपना कभी बुरा हो रहा है तो एक सेकंड को मुझे जरूर लगता है कि भैया मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया है, और नहीं तो ज्यादातर टाइम मैं खुशी में इसलिए घूम रहा होता हूँ कि भाई मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी सब अच्छा ही होगा। तो ये एक स्पिरिचुअल थॉट है, सबका अपना अपना होता है, किसी के कोई गुरु जी होते हैं, किसी के कोई बाबा जी होते हैं, सबका अपना एक ज्ञान होता है, सबके अपने थॉट्स होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि किसी के थॉट को नकार देना है, किसी के थॉट को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, सबकी अपनी अपने थॉट्स हैं, अपनी प्रोसेस है। उन सबको एक बैलेंस वे में कैसे मैनेज करते हुए पेशेंट की जर्नी को कंटिन्यू कराना है। अब हमें जाना है हिमालय तक की जो बात हो रही थी, तो हमें क्या क्या सामान रखना है, हमें ठंड का सामान रखना है, खाने का सामान रखना है, दस्ताने हैं, कान की पट्टी, ये सब चीजें लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही सेम टू सेम इस पेशेंट के साथ उसके अटेंडर को भी समझाना पड़ेगा कि भैया देखो यहाँ तक जाना है, ये करना है, चीजें कैसे मैनेज होंगी वो हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, आपके हम साथ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की है, वी आर विथ यू। पेशेंट जाएगा, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, पर हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो ये सारी कोशिश हम करेंगे आपको, ये जो हमारा मॉड्यूल है इसमें धीरे धीरे करके समझाने की, केस बेस सिखाने की, ठीक है। और अभी मैं चाहूंगा कि हम इसको, सेशन को क्लोज करते हैं, और शायद चतुर्वेदी सर इस बार हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अगली बार हम नेक्स्ट सेशन में उनका एक अलग से सेशन कराएंगे। बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर के डीन रह चुके हैं, साइकेट्री के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, तो इनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। और भी हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स हैं, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो के आएंगे, नेफ्रो के आएंगे, न्यूरो के आएंगे, और पेलेटिव केयर के भी कई फिजिशियंस हैं हमारे पास में, डॉक्टर ज्योति जेठवानी हैं, डॉक्टर राशि हैं, वो भी आएंगी कुछ दिन बाद में। हम आपको इन सबसे दिखाएंगे कि कैसे होम बेस्ड, घर पे कैसे मैनेज करना है, ऑफिशियली अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो कैसे मैनेज करना है। इनके साथ में फिर हम धीरे धीरे आपको ये पूरे कोर्स के साथ में ये सारी चीजें हम सिखाते चलेंगे। तो अभी मैं ये सेशन क्लोज करने का करता हूँ। मिस्टर अभिषेक हैं क्या आप अभी उधर? यस सर।
सर तो सर चतुर्वेदी अभी सर ने हम ये अपना सेशन विश विषय शेयर किया है ड्यू टू नेटवर्क इशू इज नॉट जी एबल टू ज्वाइन सेशन बट ही जी से बेस्ट विशेज फॉर यू एंड एंटायर टीम एंड एंटायर पार्टिसिपेंट सर। जी। तो इनको फिर हम सर को एक बार अलग से हम फिर से इनवाइट करेंगे और ये सारी जो भी इशू आए हैं उनको सॉल्व करते हुए उनसे हम दोबारा मिलेंगे। यस सर। और अभी के लिए मैं चाहूंगा कि अपन सेशन क्लोज करते हैं और फिर जो शाम का आयुष का सेशन है फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी को कोई भी मन में डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें या डायरेक्टली पूछिए, कोई इशू नहीं है, अपन सारे कॉमन लोग ही हैं। तो किसी को जो भी सवाल पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है। पेलेटिव केयर के बारे में किसी को कोई भी डाउट है या कुछ नया जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसमें क्या स्कोप है आगे, उस पर कुछ बात करना चाहते हैं, फिर 2 मिनट वेट करते हैं। अगर कोई आ रहा है, कोई क्वेश्चन देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर फिर अपन क्लोज करते हैं। इसमें सबके नाम ही लिखे हुए हैं आपसे। ओके, किसी के क्वेश्चन तो नहीं है?